नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। एक बड़ी खबर लेकर आपके लिए आए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई और जाहिर है आप सबको मालूम है, सबकी खबर पहले ही बता चुका है कि ये बैठक दतिया की पराजय के कारणों पर कौन उसके लिए जिम्मेदार है, इस विषय पर हुई है। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक 2 सदस्यीय समिति भी बना दी है। आगे की क्या खबर है, क्या जानकारी है, रविंद्र जैन जी इसको लेकर आए हैं और आपके साथ हम लाइव जुड़ रहे हैं और इस खबर को आपसे साझा कर रहे हैं। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या खबर है और किस तरह की समिति बनाई गई है? बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान भाई। अभी अभी बैठक खत्म हुई है और इस समय माननीय अध्यक्ष यानी कि हेमंत खंडेलवाल जी अपने निवास पर पहुंचे हैं और इस समय पत्र टाइप हो रहा है। जब मैं खबर बना रहा हूं, 2 लोगों को इस समिति का मेंबर बनाया गया है। ये समिति आज ही प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचेगी अभी, और वहां बैठकर वो उन तमाम सारे लोगों से चर्चा करेगी ये जो इस चुनाव में लगे हुए थे, प्रभारी थे। और आज शाम तक ही, जो मुझे उम्मीद है, आज शाम तक ही ये रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को दी जाएगी कि इस पराजय में भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन जयचंद शामिल थे। अब इस समिति में 2 लोगों को बनाया गया है। अब आप जरा गौर करना, चौंक जाएंगे आप नाम सुनेंगे। पहले हैं गौरव रणदीपे, जो महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के, और दूसरे अंबाराम कराड़ा। अंबाराम कराड़ा शाजापुर के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी में संभागीय संगठन मंत्री की परंपरा हुआ करती थी, और जो दतिया से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आप जानते हैं आशुतोष तिवारी, वो भोपाल के संभागीय संगठन मंत्री थे। ठीक उसी समय ये अंबाराव कराड़ा जी जो है वो चंबल में संभागीय संगठन मंत्री थे। तो आप समझ सकते हैं कि संगठन मंत्री की परंपरा जब थी, तो ये 2 मेंबर आज सुनवाई करने वाले हैं, अंबाराव कराड़ा और गौरव रणदीपे। इस समय प्रदेश कार्यालय पहुंचने वाले होंगे और सभी लोगों से बातचीत होगी। आज शाम तक, मैं आपको ब्रेकिंग दे रहा हूं, संभवतः आज शाम तक दतिया जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी भंग हो जाएगी। महिला भारतीय जनता पार्टी मोर्चा भंग हो जाएगा, सारे प्रकोष्ठ भंग हो जाएंगे। और तो और वहां जितने भी पार्षद हैं नगर पालिका के, जिन पर आरोप लग रहे हैं, अधिकांश बताया जा रहा है कि लगभग 14 पार्षदों ने भीतरघात किया है, उन सबको नोटिस दिया जाएगा। वो भंग भी होगी, नोटिस भी दिए जाएंगे, और कुछ लोगों को पार्टी से सस्पेंड करने की भी तैयारी है। मैं आपको बताऊं, एक और मामला है कि पूरे पराजय का ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाए, वो सिर ढूंढ लिया गया है, और वो सिर है नरोत्तम मिश्रा जी का। नरोत्तम मिश्रा को इस पूरी पराजय के लिए वो लोग जिम्मेदार मान रहे हैं, और नरोत्तम मिश्रा के बारे में एक रिपोर्ट, गोपनीय रिपोर्ट तैयार हो रही है, और ये रिपोर्ट दिल्ली भेजी जा रही है। अब दिल्ली संगठन को नरोत्तम मिश्रा के बारे में निर्णय लेना है। लेकिन बड़ी खबर है, और भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं, संगठन के मामले में पूरे देश भर में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन के मामले में ये एक प्रयोगशाला माना जाता है। मध्य प्रदेश पे जो प्रयोग होते हैं उसे पूरे देश भर में लागू किया जाता है, और यहीं पर यदि जयचंद पैदा हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अलार्म है, बाकायदा उनके लिए खतरे की घंटी है, लाल बत्ती जल चुकी है बीजेपी के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी और सख्त कार्रवाई के मूड में दिखाई दे रही है। रविंद्र भाई, आप जैसा जिक्र कर रहे हैं, जैसे आपकी सूचना है सूत्रों से, एक ही दिन में, आधा दिन तो निकल गया, तो एक ही दिन में ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है कि एक दिन में सारी तरह की जांच भी हो जाएगी, सारे लोगों से जवाब तलब भी हो जाएगा, और एक ही दिन में नतीजे भी आ जाएंगे? ये तो कौन सी गति, मतलब मन की गति से भी ज़्यादा तेज़ चलने वाली परिस्थिति है। देखिए रिजवान भाई, बात एक दिन की नहीं है। अध्यक्ष वहाँ थे, अध्यक्ष की जानकारी में सारी चीज़ें थी। भारतीय जनता पार्टी में प्रक्रिया चलती है, वो चाहते हैं कि इस प्रक्रिया के तहत करें, लेकिन ये सूचनाएं उनके पास पूरे चुनाव के दौरान थी कि कौन क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता था, लेकिन पार्टी की अपनी काम करने की स्टाइल है। और हेमंत खंडेलवाल जी एक सख्त संदेश देंगे। ये कल ही उनके वीडियो से लग गया था कि कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कोई कितनी भी बड़ी कुर्सी पर बैठा हो, अब पार्टी उसको बख्शेगी नहीं। और वही चीज़ जो कल उन्होंने कहा था अपने उद्बोधन में या अपने बयान में और अपने वीडियो में, वो अब सामने दिखने वाला है। और मुझे जो जानकारी है, जितना हम आप हेमंत खंडेलवाल जी को सीधा, सरल, सहज, सौम्य ये मानते हैं,
हेमंत खंडेलवाल जी उतने ही कठोर भी हैं, और वो कितने कठोर हैं वो इस कार्रवाई से आपके सामने आएगा। बिल्कुल, अगर हमारे सिस्टम के पास वो अगर बाइट हो वो वाली उनकी हेमंत खंडेलवाल जी की, तो उसको हम कोशिश अभी कर चूंकि अपन सकते लाइव हैं। चल हाँ रहा है, बिल्कुल, अपन उसको जोड़ा नहीं इसीलिए है। मैंने कहा हमारे सिस्टम लेकिन के पास अपन यदि जब इसको हो फाइनल डालेंगे तो हम हम उसको जोड़ बिल्कुल। देंगे जी। तो वो उन्होंने हेमंत खंडेलवाल ने कल कहा था कि छोटा बड़ा कोई भी हो, और अगर उस वो आएगा जांच करेंगे और इस तरह का आएगा तो उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई के मूड में है इस पूरे मामले में। ठीकरा आपने बता ही दिया किसके सर फूटेगा, और ये ठीकरा किसके सर फूटेगा ये हमने जिक्र भी पहले किया था रविंद्र भाई। जब हमने चर्चाएं की हैं चुनाव के जिस दिन से ये चुनाव शुरू हुआ, और फिर जो बगावत हुई उसके बाद जो परिस्थितियां हुई उन सब में लगातार हमने चर्चा की आप थी। मुझसे सवाल पूछ रहे हो, क्या मैं आपसे पूछ लूँ एक आध? आप पूछ सकते हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें एक बार ये कि हम शुरू से ये कहते रहे। मैं इसलिए आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ जी। कि आज आप नरोत्तम मिश्रा जी के बंगले पे होके आए हो जी। वहाँ का क्या माहौल है? जी। नरोत्तम मिश्रा जी की बॉडी लैंग्वेज कैसी है? नरोत्तम मिश्रा जी लोगों से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? उनके समर्थक उनको किस तरह के फोन कर रहे हैं? और जैसे ही ये कार्रवाई होगी तो नरोत्तम मिश्रा जो कल तक कह रहे थे मैं भूलता नहीं हूँ, तो क्या वो अब वो भूल जाएंगे? कल तक पुलिस के लिए कह रहे थे, अब पार्टी कह रही है, पार्टी कार्रवाई करेगी, तो क्या नरोत्तम मिश्रा उनके प्रति भी यही शब्द बोलेंगे, मैं भूलता नहीं हूँ? रविंद्र भाई, शायद जल्दबाजी है कि उन पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। उन पर हो ना हो, जी। पर उनके समर्थकों पर आज ही होने की संभावना है। मैं यही कह रहा हूँ कि जल्दबाजी है इस बारे में। अभी मीटिंग में क्या होगा कैसे होगा, मीटिंग हो गई, नहीं, मीटिंग खत्म हो गई। उस मीटिंग की बात कर रहे हैं जो समिति है। ये समिति फॉर्मेलिटी है। समिति की जो मीटिंग मैं है, आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, समिति फॉर्मेलिटी जी। है। मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं संभवतः आज शाम को ही रिपोर्ट आएगी, और हो सकता है देर रात तक, मैक्सिमम कल सुबह तक काम लग जाएगा। पराजय जब आप वहाँ आप ये जानना चाह रहे थे कि वहाँ मीडिया के भी कई लोग थे, वहाँ उनके दतिया के भी बहुत ढेर सारे लोग थे, और वो सब उनसे मिलने आए थे। वो किसी से मिलने भी गए थे, कुछ देर के लिए वो कहीं गए भी थे मिलने, और संभवतः प्रदेश अध्यक्ष से मिलने गए हो या मुझे उसका बहुत आइडिया नहीं है वो कहाँ गए थे, लेकिन वो कुछ देर के लिए मिलने भी गए थे। और जाहिर है कि जब इतना बड़ा नतीजा जनता देती है इस तरह का, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को ऐसा ढूंढा जाता है, अक्सर होता है। दमोह में भी हम लोगों ने देखा था, अभी आपने कुछ देर पहले दमोह की एक पुरानी एक बाइट चलाई थी। अमर बता देते ना जी। दरअसल मैं आपको बताऊं, खबर तो आपने दूसरी बना दी है, जी। लेकिन दमोह में 2 मई 2021 को उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राहुल लोधी 17,000 वोट से हारे थे, और तब मीडिया ने नरोत्तम मिश्रा से पूछा था, तो उन्होंने जवाब दिया था कि हम हारे नहीं हैं, हम हारे हैं छल चंदों से, हम हारे हैं अपनी पार्टी के जयचंदों से। तब नरोत्तम मिश्रा जी को अपनी पार्टी के लोग जयचंद नजर आ रहे थे, आज तो पूरी पार्टी को नरोत्तम मिश्रा ही जयचंद नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है। बिल्कुल, जिस तरह से हम वहाँ गए थे चुनाव देखने, भारतीय जनता पार्टी आपस में चुनाव लड़ रही थी, इसलिए कि स्थानीय लोगों पर विश्वास नहीं किया जा रहा था, स्थानीय लोगों पर कार्रवाइयाँ हो रही थीं। जिस दिन वोटिंग हो रही थी, हमारे पास ये भी सूचना है, उस दिन भी बहुत ढेर सारे लोगों के पर कार्रवाई हो रही थी, उन्हें प्रतिबंधित किया हुआ था, उन्हें रोका हुआ था, उन पर कार्रवाइयाँ उस दिन भी हो रही थीं। जिनके साथ पिटाई हुई, और उस पर भी हमने अध्यक्ष जी से पूछा था, उस पर तो बहुत स्पष्ट जवाब, कानून का मामला है इस तरह से अध्यक्ष कह रहे थे, लेकिन पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ होती है। जी भाई, मैं 2 चीजें बताता हूँ जी, और आप जरा इसको गौर से सुने, मेरे दर्शक भी सुने, आप भी मेरे साथ में थे। जब मैं नरोत्तम मिश्रा जी का भी चुनाव में इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि आपने माई की कसम खाई है कि आप चुनाव जितवाएंगे। तो नरोत्तम जी का शब्द क्या था जवाब, आपको याद है? नहीं याद? मुझे याद है, बिल्कुल याद। आप बता दीजिए क्या जवाब। उन्होंने कहा था कि मैंने सभी कार्यकर्ताओं को काम पे लगाने के लिए संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने जीतने की कसम नहीं खाई है, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की कसम खाई है। तो एक बात यह थी कि जीतने की उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी, एक तरफ। दूसरी तरफ यदि आप हेमंत खंडेलवाल जी से बात करेंगे कि भाई आप क्या कार्यकर्ताओं पर जो जुल्म हुआ, तो वो भी मौन रह गए थे। यानी कि इन दोनों के बीच में खाई तो हमें उसी दिन दिखाई दे गई। चलिए एक सवाल आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं उल्टा आप कर रहे हैं। कर लीजिए, बिल्कुल। हम करते भी हैं, हम नई विधाओं में काम करते हैं। आपको क्लियर ही लग रहा है आपको कि जो पिछले लगभग 7-8 साल से, 10 साल से भी कह सकते हो,
तो जिसकी छवि भारतीय जनता पार्टी में संकट मोचक की बन गई, जो ये दावा करते थे कि हम कांग्रेस के 4 लाख लोगों को तोड़कर लाए हैं बीजेपी में, आज वो खुद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता खतरे में डली हुई है। संकट मोचक खुद संकट में डले हुए हैं। क्या कहेंगे? ये पार्टी देखो ना कैसी है कि कल तक इस पार्टी के सारे संकट उभारने वाला, 4 लाख लोगों को पार्टी में लाने वाला, अपने ही कार्यकर्ताओं को नहीं बचा पाएगा, अपने ही पार्टी कार्यकर्ताओं का संकट नहीं हर पाएगा, और अपने कार्यकर्ता तो छोड़िए, खुद के ऊपर जो संकट आया हुआ है, जो दिल्ली कहा जा रहा है, क्या कहेंगे इसको आप? रविंद्र भाई, ये जो कुछ भी चल रहा है, ये जो नतीजे आए हैं, या ये जो कुछ भी आगे भी होगा, ये एक संदेश है। ये संदेश नेतृत्व को भी है, ये संदेश उन लोगों को भी है कि पार्टी सबसे बड़ी है, इसलिए कि अभी तक जनता ने संदेश दिया है, इसलिए कि जनता ने अंततः वही किया जो 2023 में किया था। फिर जनता ने वही किया, कांग्रेस को जिता दिया। कांग्रेस के जीतने के बहुत ढेर सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जनता आपके साथ नहीं है आपकी सारी कोशिशों के बाद, इसलिए कि जिताती हराती जनता ही है। जनता आपके साथ नहीं है। 2023 में भी जनता ने आपको रिजेक्ट किया था, और अभी 2026 में जनता ने आपको फिर रिजेक्ट किया है, और आपकी पूरी सरकार वहाँ थी। हम पहले भी इसका कार्यक्रम बना चुके हैं। पूरी सरकार वहाँ थी, 14-15 मंत्री, कई ढेर सारे सांसद, 2 केंद्रीय 110 विधायक, हाँ विधायक, पूर्व विधायक, 2 केंद्रीय मंत्री, 2 केंद्रीय मंत्री जी, तो इतने ढेर सारे लोग आपने लगाए। ये तो आपके अपने थे। फिर उसके बाद पूरा सिस्टम आपका, इसलिए कि सरकार आपकी, ये सिस्टम आपका है, इसलिए कि अभी तो प्रसाद देने की व्यवस्था हो गई अधिकारियों को, इसी तरह से उनके काम तोले जाते हैं। जी जी। एक बहुत बड़ा फैक्टर जिसको सब लोग नजरअंदाज कर रहे हैं जी, वो फैक्टर है जैन जी। जी। अब आप मुझे बताइए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की कुर्सी हार जाते हो, और वो भी एक लंबे अंतराल से, बहुत लंबे अंतर से, बहुत लंबे से, कम मार्जिन वोट पर आप वोट नहीं डलवा पाते, तब आप दतिया में कैसे किसी के सिर को ठीकरा मानकर फोड़ सकते हो? एक में क्या किसी पार्टी ने, किसी व्यक्ति ने क्या इस बात पे चिंतन किया है कि ये भी तो हो सकता है कि जैन जी हमसे नाराज था इसलिए हम निकल? अभी क्या है, भारतीय जनता पार्टी, इस युग की जो भारतीय जनता पार्टी है, वो जिम्मेदारी नहीं लेती। ये ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उस लेवल पर, ना बहुत कुछ नहीं करती, जो खास तौर से केंद्रीय नेतृत्व नहीं करते। पार्टी तो खूब करती है, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक खासियत होती है बीजेपी की। बीजेपी पहले से ही अपने पत्रकारों को जवाब दे देती, प्रश्न बना के दे देती है। जब प्रश्न वही पूछेंगे जो उनके लिए सुविधाजनक होंगे। आपको मेरे को कभी फ्री हैंड नहीं दिया होगा आज तक कि आप वो प्रश्न पूछ लो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करती है, लेकिन मैंने रहता। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने कल एक रिकॉर्डेड बयान दिया था। चाहते तो बुला लेते, इतने बड़े चुनाव नतीजे पर, इतने बड़े नतीजे पर। चलिए, अब आप कह रहे हो तो वो हेमंत जी का बयान हमारे ढूंढ लिया है, अपन वो दिखवा देते हैं और सुनवा देते हैं। हेमंत जी का बयान सुनवाइए। दतिया उपचुनाव में मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है। हम परिणामों की समीक्षा करेंगे, और समीक्षा का जो भी निष्कर्ष आएगा उस अनुसार पार्टी अपनी आगामी रणनीति तय करेगी। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है, और कोई भी कार्यकर्ता चाहे किसी पद पे हो, उसको अनुशासन में ही रह के भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहिए, ऐसी पार्टी अपेक्षा करती है। और इसलिए अनुशासन को बनाए रखने के लिए अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। रविंद्र भाई, अभी जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि हार का ठीकरा फोड़ना है अभी, तो इसलिए कि आपको हार की समीक्षा करनी चाहिए। जनता ने हराया है, कोई भी चुनाव हराती जिताती जनता है। सारे एफर्ट्स के बाद जनता ने अगर आपको चुनाव हराया, तो हो सकता है पार्टी ये करती है भारतीय जनता पार्टी इस तरह के सारे तरह की चीज़ों को करती है। जो उन्होंने 2 सदस्यीय समिति बनाई है, उसमें तो एक चंबल संभाग में उन्होंने काम करने का उनको अनुभव भी है काफ़ी, अंबादत्त जी को, कराड़ा जी को, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए इस तरह की चीज़ें की होंगी। और आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जी।
संकट मोचक संकट में है, उसका तो बताया नहीं। बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा था कि आप सीधा बताया करो, मैं अपना समझ में नहीं आती अपने मेरे को। नेतृत्व, अपने ऊपर लगने वाले सारे आरोप लगेंगे नेतृत्व पर, आपकी कार्य क्षमता पर, आपकी कार्य कुशलता पर, बहुत चलिए तरह मैं के। और सीधा पूछता हूँ मैं इसी साफ-साफ सवाल कह को। रहा हूँ, मैं साफ-साफ मैं कह इस रहा हूँ। सवाल को और सीधा पूछता हूँ, जी। बीजेपी में नरोत्तम का भविष्य क्या है, नरोत्तम मिश्रा जी का? बीजेपी में नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदारी दी जब वो चुनाव हार गए, तो अरे मैं भविष्य की बात कर मैं रहा हूँ, यही भूत की बात ही नहीं कर बात रहा तो हूँ। सुनिए ना, उन्हें जिम्मेदारी दी। जब उन्हें जिम्मेदारी दी, कई जगह चुनाव पे लड़ाया, फिर उनको ज्वाइनिंग टोली में बनाया, सब कुछ उनको जिस तरह से काम लिया बीजेपी ने, लेकिन उनको काम उस तरह का जो जिम्मेदारी एक देनी चाहिए थी, लोकसभा में आपने मौका नहीं दिया, फिर आपने बाकी अवसरों पर मौका नहीं दिया, आपने संगठन में कोई मौका नहीं दिया, प्रदेश अध्यक्ष का नाम बहुत चर्चा में था, फिर राज्यसभा का मौका आया, फिर मौका नहीं दिया, फिर स्वाभाविक रूप से जहाँ कैंडिडेट ये सारी बातें वहाँ ठीक फिर है। मौका नहीं दिया। तो जाहिर है कि अभी आज- तो आप संदेश ये दे रहे हैं ना। आज एक बयान छपाया उनका, पत्रिका अखबार देख रहा हूँ, जी। उन्होंने कहा है कि मेरी राजनीति में पूर्ण विराम लग गया। क्या ये सही है? अ, नरोत्तम जी के हवाले से छपा है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहा नहीं कहा, पर उनका ये छपा है कि मेरी राजनीति में पूर्ण विराम लग गया, अब मेरे राजनीतिक कैरियर मेरा समाप्त हो गया। क्या ये सही है? मैंने तो ऐसा नहीं सुना। सुना नहीं? पत्रिका में छपा पढ़ा है, है, अखबार में पत्रिका में छपा है। छपा है, मैंने ऐसा सुना नहीं। लेकिन उनको ये मैंने मीडिया की जो कल बहुत ढेर सारी उनकी बाइट्स आ रही थी, उसमें मैंने ये सुना था कि जो मैं तो सिर्फ चाहता हूँ कि पार्टी मुझे काम देते रहे, और मेरी कोई बहुत इच्छा नहीं है, मुझे इतने साल मंत्री बना कर रखा है, इतने साल विधायक बना, इतने साल तक मैं विधायक था, इतने साल तक मंत्री, तो मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मुझे कुछ मिले, लेकिन पार्टी मुझसे काम लेती रहे, ये उन्होंने कल कहा था। तो अब वो उनकी सोच क्या है कि उसके पीछे क्या कारण है, ये मैं नहीं जानता। लग रहा है पार्टी अब काम देगी उनको, काम देगी या काम लगा देगी? अभी अगर दमोह वाला को बयान मिल गया हो तो एक बार हम सुना दें। चलिए देखते हैं। एक्चुअली मैं पहले बता दूं अपने दर्शकों को, 2 मई 2021 को जब दमोह उपचुनाव में भूपेंद्र सिंह जी प्रभारी थे और प्रत्याशी थे राहुल लोधी, लेकिन जयंत मलैया के परिवार ने खुला विरोध किया था, सबको पता है। तो हार के बाद नरोत्तम जी ने अपने बंगले पे मीडिया से जो कुछ कहा, मात्र 18 सेकंड की बाइट है, सुन लीजिए एक बार। दमोह नहीं हारे हम, चले गए छलछन्नों से, और इस बार लड़ाई हारे हैं अपने घर के जयचन्नों से। ज्यादा खुशी न मनाए कांग्रेस, थोड़ी प्रतीक्षा करे। बयान है। और दमोह की बात है, दमोह में कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत बुरी तरह से हारे। नहीं, उस समय बयान उनका आया था, बात तो सुन लीजिए। उस समय बयान जी नरोत्तम भाई का आया था। जी। तो अब कोई बयान दूसरा देगा क्या? भारतीय जनता, आप भविष्य पूछ रहे थे ना, हाँ। तो वहाँ क्या हुआ दमोह की उस सीट का भविष्य क्या हुआ? बीजेपी जीत गई और उन्हीं जयंत मलैया को टिकट दिया, जय जिनको आप जयचंद बता रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे बहुत से प्रयोग करती रहती है समय समय पर। तो किसी का भविष्य खत्म हो जाएगा, किसी का भविष्य, अच्छा अभी तो निर्णय नहीं हुआ ऐसा कोई कि आपने जयचंद मान भी लिया हो, तो ऐसे बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। हाँ, अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा जी के साथ जो कुछ भी किया, उनको टिकट नहीं दी, जहाँ स्वाभाविक वो कैंडिडेट थे, और टिकट नहीं दी, उसके बाद के बहुत ढेर सारे आफ्टर इफेक्ट और बहुत तरह के होते हैं, वो भी हुए। लंबा समय तक धरना हुआ, चक्का जाम हुआ, इस्तीफा हुआ, सब कुछ हुआ, फिर सब लोग एक साथ आ गए, फिर भावुक हुए, बहुत तरह की चीज़ें हुई। तो अब ये तो केंद्रीय नेतृत्व पर है, इसलिए कि मध्य प्रदेश के किसी नेता के बस का मसला तो है नहीं। केंद्रीय नेतृत्व को क्या निर्णय लेना है ये वो जाने, कैसे होगा। लेकिन फिलहाल बहुत धुंधलका है, बहुत फॉग है अभी सामने, और अभी नहीं कहा जा सकता कि उनका आप क्या चिंता होगा। मत करो, जी। ये धुंध बहुत जल्दी छटेगी। जी। अटल जी कहते थे धुंध छटेगी, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तो हो सकता है बीजेपी वाले यही सोच रहे हो कि जल्दी से धुंध जी। छटेगी, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अब मध्य प्रदेश में तो मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, और आप उसको गंभीरता से नहीं ले रहे, ये चुनाव में जैन जी का भी कुछ असर था। रविंद्र भाई, और इस चुनाव में देखिए, असर जैन जी का था, दोष केंद्र का था, और ठीक है आप किसी और पर मुंह फोड़ रहे हो आप।
मैं यही उसको ढूंढने की कोशिश नहीं हो रही। मैं यही कह रहा हूँ रविंद्र भाई कि ये हार की समीक्षा तो कर नहीं रहे आप ठीकरा फोड़ने की समीक्षा कर रहे हो। आप किसके साथ ठीकरा फोड़ना है आप ये कर रहे हो। ठीकरा फोड़ने की समीक्षा नहीं कर रहे, हाँ तैयारी कर रहे हो, फोड़ने के लिए सिर ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं, सिर ढूंढ भी लिया होगा आपने, और अब आपको तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रहा है। इसलिए कि मैं नहीं मानता कि 3-4 घंटे में आप चीजें तय कर सकते हैं कि इस तरह की जांच के लिए तो बहुत लंबा समय लगता है। इससे मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ कि उनको पूरे चुनाव में पता था कौन क्या कर रहा है। कुछ तो है, ऐसा भी नहीं है, आप रूल आउट नहीं कर सकते, कुछ तो है कि वहाँ हुआ है सब कुछ। बिल्कुल हुआ है, दिख रहा है, पूरा शहर हार गए आप। लेकिन इन्हें ये भी समीक्षा करना चाहिए कि चलिए हमारे पार्टी के जयचंद थे, उन्होंने विरोध किया, लेकिन उससे ज़्यादा जयचंद तो कांग्रेस में भी थे। कांग्रेस ने तो अपने जयचंद को पार्टी से भी निकाल दिया और परिणाम आने से पहले निकाल दिया। तो हम मान लें कि राजन भारती ने 10-5 हज़ार वोट कांग्रेस का नुकसान किया, हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने 10-5 हज़ार का नुकसान किया, हिसाब बराबर। यदि चुनाव हारे हैं तो फिर वही जैन जी पे आ जाओ आप, क्योंकि आप दोनों तरफ वितर्कात हुआ है ना। जैन जी, एक तरफ तो वितर्कात हुआ, हम लोगों ने जो चर्चा की थी पहले भी कि दिल्ली दतिया से 200 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर तो नहीं। बहुत बड़ा है। मैं यही तो कह रहा हूँ, बहुत दूर नहीं है। बिहार तो ज़्यादा दूर है, बहुत दूर नहीं है। और बिहार युवाओं का जो भी नाखुशी है वो दिखी है, सतह पर है, और पूरा सरकार तक दबाव में आई है। हमारे प्रधानमंत्री ने सेल्फी मोड में उस पर एक बयान दिया है, तो जाहिर है कि इंस्टाग्राम में प्रधानमंत्री को आना पड़ा, खुद से आना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ी बात है, और ये करंट आज भी जारी है। इसके अंडर करंट से आप नहीं बाहर निकल सकते। किसान भी है एक बड़ा मुद्दा, आज झाबुआ से चल दिया किसान। आपने पहले तो किसान नर्मदापुरम से आ भी गया। आपने बात कर ली है जी। आप जरा भोपाल से जबलपुर जाके दिखा दो, पूरा रास्ता बंद है। आपको पता है उदयपुरा देवरी ये पूरा किसान मूंग की लेके खड़ा हुआ है, ऊपर से बारिश, नीचे किसान परेशान। मैं आपको बता दूं, इस सरकार को यदि कोई ले डूबेगा तो जैन जी और किसान, इनको समझ में नहीं आ रही। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने कृषि मंत्री को क्यों नहीं हटाते, क्यों नहीं बदलते। उस कृषि मंत्री का किसानों से कोई लेना देना नहीं, किसानों का कोई इंटरेस्ट नहीं उनका, किसानों का कोई मिलना जुलना भी। कल जब सीएम हाउस से फोन आता है तब तो वो किसानों से बात करते हैं। तो ऐसे किसान मंत्री को आप लादे हुए बैठे हो। तो बड़ा क्लियर बोलता हूँ कई चीज़ों में, किसान बहुत परेशान है मध्य प्रदेश का। मुख्यमंत्री जी मैं बराबर आपसे कह रहा हूँ कि आप इस किसान को साथ लीजिए, वरना आप समझ लीजिए। रविंद्र भाई, इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ रहा हूँ, किसान, युवा, और ये जो पार्टी में मनमानी करने का जो अहंकार जो पैदा हो गया है कि आप किसी को भी कभी भी कहीं भी निपटा सकते हो, आप जो चाहे वो करो। आपने दतिया में भी किया, बांकीपुर में भी यही किया। तो केंद्रीय नेतृत्व को भी इस बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, आप ठीक रह किसी भी फोड़ दो, कार्रवाई किसी भी कर दो, इसलिए आप बता दो पार्टी है, लेकिन आप जिसे देवतुल्य कहते हैं, आप उसको निपटाने की सोच से ही अगर काम करेंगे, उसकी इच्छा को नहीं समझेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकट है। और रविंद्र भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात थी ये, इस पर हमने चर्चा की और सबसे पहले हमने जानकारी दी लोगों को। ये भी सबकी खबर ही आपके लिए बहुत ढेर सारी चीज़ें लेके आता है, और क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, सूत्रों के हवाले से बहुत सी खबरें आती हैं। लेकिन पार्टी अपने कामकाज को जस्टिफाई भी करती है, और क्यों करती है, कैसे करती है, क्या निर्णय लेगी, कैसे निर्णय लेगी, ये 2 सदस्यीय समिति क्या करेंगी आने वाले वक्त में, इस पर हम सबकी निगाह होगी। और हम फिर आपके साथ उन बातों को लेकर आएंगे कि क्या निर्णय किया है, कैसे हुआ है, निर्णय पर भी हम समीक्षा करेंगे। और किसी से कोई राग द्वेष नहीं है हमारा, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं, कार्यकर्ता क्या सोचता है, कार्यकर्ता क्या सोचता है, कल भी हमने आपको बताया था कि कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में इस दतिया के चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश का कार्यकर्ता यही सोचता था। एक छोटी सी बात और बोल दूं आपको रोक के। जी, पहली बार मैंने कांग्रेस कार्यालय में जी मेलोडी बटती हुई देखी कल। दर्शकों को बताना जरूरी है। वो अब हमारे पास उतनी जल्दी मेलोडी क्या तमाशा बन गई है देश में। अब चुनाव जीतो हारो तो भी मेलोडी, यार क्या तमाशा चल रहा है। ये मेलोडी तो हमारे और सबसे लोग मेलोडी को भोजी कहने लगे। क्या ये देश कहाँ जा रहा है, ये तो देखो। हम बहुत ढेर सारी चीज़ें हास्यास्पद, बहुत सारी इस तरह की हम करते इतना हैं। बड़ा मजाक चल रहा है देश में। हम बहुत ढेर सारी कुसंस्कारों की पाठशाला चल रही है, कहीं बहुत ढेर सारी चल रही है। मतलब हमने इस देश को कहाँ पहुंचा दिया है, पूरा मजाक बन गया है यार पूरे देश भर में यार सब चीज़ों। तो रविंद्र भाई, आखिरी बात मैं यही कह दूं कि जो हमारे जो पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मजोलेकत के नेता और बहुत बड़े भी नेता, सबको ये जो निर्णय था उनके लिए बहुत चौंकाने वाला था, दतिया का जो भी निर्णय लिया गया था। और उसके बाद
मैं दूसरों की बात तो नहीं करता, लेकिन मुझसे बहुत ढेर सारे लोगों की बात हुई और ज़्यादातर लोगों की इच्छा यही थी कि दतिया के माध्यम से नेतृत्व को एक संदेश जाना चाहिए कि मनमानी मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान भाई, आपने शुरुआत की और अंत मैं कर रहा हूँ। नमस्कार। चलिए।